Hello friends, welcome back to my channel. We were studying the second chapter of Indian economic development, which is Indian economy from 1950 to 1990. फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि ब्रिटिश टाइम पर मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड वाज ओन्ड बाय जमींदार्स, जो कि एक्चुअल में जो लोग कल्टीवेशन कर रहे थे उनके पास कोई लैंड नहीं था। तो ये जमींदार्स उन कल्टीवेटर्स से, उन टेनेंट्स से ज़्यादा लैंड रेवेन्यू वसूल करके उसमें से एक फिक्स्ड अमाउंट गवर्नमेंट को देते थे। तो ये हमें चेंज करना था इंडिपेंडेंस के बाद, इसीलिए हम लैंड रिफॉर्म्स लेके आए। जो हमारी गवर्नमेंट थी वो लैंड रिफॉर्म्स लेके आई। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब होता है चेंज इन दी ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स, यानी जमींदार से जो लोग एक्चुअल में कल्टीवेट करते उन सबको लैंड की ओनरशिप देना। तो जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट लैंड रिफॉर्म था, दैट वाज अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, यानी कि जो इंटरमीडियरीज थे गवर्नमेंट और एक्चुअल कल्टीवेटर्स के बीच में, जैसे कि जमींदार्स या जागीरदार्स वगैरह, इनको हटाया गया और जो एक्चुअल कल्टीवेटर्स थे, एक्चुअल टिलर्स थे, उनको लैंड की ओनरशिप दी गई। दैट इज वाई दिस पॉलिसी वाज आल्सो नोन एज लैंड टू द टिलर। तो ऐसा करके अराउंड 200 लाख टेनेंट्स, यानी कि 2 करोड़ टेनेंट्स, दे केम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द गवर्नमेंट। उनके ऊपर अब कोई जमींदार नहीं थे एंड दे वर फ्रीड फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन। तो अब ऐसा करने से फायदा क्या होगा, देखते हैं। सपोज ये जमींदार है और उसके अंडर ये 4 टेनेंट्स काम करते हैं इस लैंड पर। अब ऑब्वियसली ये लोग कपड़ों से ऐसा लग नहीं रहा कि कोई ब्रिटिश एरा के इंडियन फार्मर्स हैं, बट ये जस्ट अज्यूमिंग कि ये जमींदार के अंडर ये 4 टेनेंट्स काम करते हैं। अब ये लोग क्या सोचेंगे कि व्हाई शुड वी मेक इम्प्रूवमेंट्स सिंस द जमींदार विल ओनली बेनिफिट फ्रॉम हायर आउटपुट। अगर ये लोग ज़्यादा मेहनत करते भी हैं, कुछ इनोवेशन लाते हैं और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करते भी हैं, तब भी जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट ये लोग कमाएंगे वो सारा ज़मींदार ले लेगा, क्योंकि ज़मींदार के पास राइट है, वो ओनर है उस लैंड का। लेकिन अब जब ज़मींदारी को हमने अबॉलिश कर दिया, तो ये चारों अपनी अपनी लैंड के ओनर हो गए। तो फिर अब इनके पास एक इंसेंटिव होगा, नाउ आई विल डू एवरीथिंग आई कैन टू इंक्रीज द आउटपुट बिकॉज आई एम द वन हु विल बी रीपिंग ऑल द प्रॉफिट्स। प्रॉफिट भी इनको खुद को मिलेगा इम्प्रूवमेंट करने से। तो ये एक बेनिफिट हुआ जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करने का। ओनरशिप ऑफ लैंड वुड गिव इंसेंटिव्स टू द टिलर्स टू इन्वेस्ट इन मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स प्रोवाइडेड सफिशिएंट कैपिटल वाज मेड अवेलेबल टू देम। मतलब ऑफ कोर्स गवर्नमेंट भी थोड़ा हेल्प करेगी, उनको कैपिटल प्रोवाइड करेगी और लोन्स और ये सब इंटरेस्ट फ्री लोन्स वगैरह देगी। बट इन लोग के पास खुद के पास भी इंसेंटिव होगा, एक इनिशिएटिव मिलेगा अगर ओनरशिप लैंड की होगी तो, कि हम इम्प्रूव करें। जब लैंड की ओनरशिप नहीं थी इनके पास, तो इनके पास कोई इंसेंटिव ही नहीं था अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने का। तो क्या ये जमींदारी को अबॉलिश करने वाला लैंड रिफॉर्म 100% सक्सेसफुल था? Of course, the answer is no. In some areas, former zamindars continued to own large parts of land by making use of the loopholes of legislation. ये जो कानून बनाया गया था कि जमींदारी को अबॉलिश करेंगे और एक्चुअल कल्टीवेटर्स को लैंड की ओनरशिप देंगे, उस कानून में बहुत सारे लूपहोल्स थे जिसका फायदा जमींदार्स ने उठाया। फॉर एग्जाम्पल, जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स चेक करने आते थे, तो ये लोग अपने टेनेंट्स, जमींदार अपने टेनेंट्स को भगा देते थे। दे एविक्टेड देयर टेनेंट्स एंड क्लेम्ड दैट दे देमसेल्व्स आर द कल्टीवेटर्स, कि वो लोग खुद ही खेती बाड़ी करते हैं और इसीलिए लैंड की ओनरशिप उनके पास ही रहनी चाहिए। क्योंकि सेल्फ कल्टीवेटर ये वर्ड को लॉ में तो अच्छे से डिफाइन किया ही नहीं गया था, इसलिए इस तरह से वो लूपहोल का फायदा उठाते थे और लैंड भी उनके पास ही रहता था। और दूसरी बात, अगर जो कल्टीवेटर्स को जहाँ पे लैंड मिल भी गई, उसमें भी जो कल्टीवेटर्स के अंदर भी जो सबसे पुअरेस्ट लोग थे, जैसे कि शेयर क्रॉपर्स और लैंडलेस लेबरर्स, उनके हाथ कुछ लैंड नहीं लगी। दे रिमेन्ड पुअर एज दे वर। हमने पहला लैंड रिफॉर्म देख लिया, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। नाउ वी आर गोइंग टू सी द सेकंड इंपॉर्टेंट लैंड रिफॉर्म विच इज इन आवर सिलेबस, लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग का मतलब क्या होता है? इट मीन्स फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल, केरला में गवर्नमेंट ने लैंड सीलिंग सेट कर दी थी
5 एकर्स पर इंडिविजुअल। सपोज एक लैंड ओनर 20 एकड़ की लैंड ओन कर रहा है, तो उसमें से सिर्फ वो 5 एकर्स रख सकता है, और बाकी की जो 15 एकड़ की लैंड है, दैट विल गो टू द गवर्नमेंट, विच द गवर्नमेंट विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग द लैंडलेस टेनेंट्स जो थे, द कल्टिवेटर्स एक्चुअल। तो ऐसे ही ये सीलिंग डिफाइन की गई थी। जैसे केरला में इंडिविजुअल पे 5 एकर्स, और फैमिली के हिसाब से भी थी कि एक फैमिली अगर 5 मेंबर्स तक की है तो वो टोटल 10 एकड़ तक ओन कर सकती है, या फिर 10 मेंबर से ज़्यादा की है तो 15 एकड़ ओन कर सकती है। ऐसे तमिलनाडु में हर एक स्टेट ने अपनी अपनी अलग की ये सीलिंग डिफाइन। अब यहाँ पे भी जो लैंड सीलिंग के कानून में लूप होल्स थे, उसका लोगों ने भरपूर फायदा उठाया। जैसे कि मान लो ये जमींदार वगैरह, पहले तो इन्होंने कोर्ट में केस कर दिया कि ये लॉ गलत है, और इसको चैलेंज किया बहुत दिनों तक। और मीनवाइल उस टाइम पे ये लोग क्या करते थे कि अपनी लैंड, ये जमींदार ने मान लो 25 एकर्स ओन कर रखी है, तो उसमें से 5 एकड़ अपने भतीजे को दे दी, 5 एकड़ मौसी जी को, 5 एकड़ डॉटर इन लॉ को, 5 एकड़ सन इन लॉ को, और 5 एकड़ खुद अपने पास रख ली। तो फिर ऐसे में अगर मान लो लैंड सीलिंग कानून में, उसके स्टेट के लैंड सीलिंग लॉ में लिखा हुआ है कि एन इंडिविजुअल कैन ओन ओनली 5 एकर्स ऑफ लैंड, तो ये बच गया। बाकी सारे ये लोग फैमिली के अंदर भी नहीं आएंगे, लेकिन क्लोज रिलेटिव्स हैं, तो ये इनको कंट्रोल भी कर सकता है। एक्चुअल में लैंड का कंट्रोल इसी के पास हुआ, पूरी लैंड का, लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग ही इज नॉट द ओनर, इसलिए वो बच गया। फ्रेंड्स, ये लैंड रिफॉर्म सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कहाँ पर हुए? एक तो वेस्ट बंगाल में और दूसरा केरला में। यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, तो दे वर मोर कमिटेड टू द पॉलिसी ऑफ लैंड टू द टिलर। वो लोग वर्कर्स और पुअर लोगों में के बारे में ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं जनरली, तो इसीलिए इन दो स्टेट्स में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहे लैंड रिफॉर्म्स। We have seen both the main land reforms, abolition of intermediaries as well as land sealing. ये लैंड रिफॉर्म्स को हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, बिकॉज दे मेंट टू चेंज द सिस्टम ऑफ द कंट्री। जो जमींदारी सिस्टम चला जा रहा था इतने सालों से, उसको इन्होंने चेंज किया, चैलेंज किया, दैट इज वाई देवर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। और इसके ही ऑपोजिट में हम देखेंगे टेक्निकल रिफॉर्म नेक्स्ट वीडियो में, दैट वाज द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। So friends, if you like this video, please hit the like button and click on the bell icon to get the notifications regarding future videos that I'm going to upload. And please share your feedback in the comment section, as well as if you have any query, you can ask there. So that was all for today. Thank you. Goodbye.